हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर लेकर आया हूँ मैं आपके बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं आपके, उन सबके जितने भी टॉपिक होंगे, ठीक है, 12th के बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके पी वाइज क्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। हर चैप्टर के हर टॉपिक से आपके पी वाई क्यूज मिलेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अब आप बोलोगे इतने दिनों से आप सर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे थे? तो क्या है कि अपने ही लोगों ने थोड़ा मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया था और राजा जी को भड़का दिया था, तो उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया है वीडियोस में। तो अब हम लोग वापस से मामलों को सेटल करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे से आप लोग को वीडियोस और सारा कंटेंट मिल पाए। तो बने रहिएगा। नीट और अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे कोर्स को ले सकते हैं आप। 250 का कोर्स है, ओन एंड ओनली, और कांटेक्ट करिए फटाफट और ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, बिहार बोर्ड के लिए भी स्पेशल बैच चालू कर रखा है मैंने, तो वो ज्वाइन करिए। 2 महीने में पूरा रिवीजन करवा देंगे, 2-1.5 महीने जो भी है, पूरा रिवीजन के साथ आपका हर कंटेंट कवर करवा देंगे, है ना। और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल टेस्ट पेपर सब सॉल्व करवा देंगे। जितने भी गेस्ट पेपर है वो सारे इंक्लूडेड रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। वो कोर्स आपको बहुत ही उतने ही प्राइस या कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये चलेगा आपका लेक्चर। ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है, चैप्टर रहेगा। तो उसी से हम लोग आज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक से ये क्वेश्चन है और NaCl का क्या कराना है यहाँ पर? तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस पे कराएंगे तो आपके एनोड और कैथोड पर क्या होगा? आपका प्रोडक्ट बनेंगे। तो कैथोड पर क्या बनेगा, यही पूछ रहा है सवाल में, है ना। एट कैथोड क्या बनेगा? देखिए, कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कहाँ बनेगा? कैथोड पर। जिसका कम होगा आपका, वो कहाँ बनेगा? एनोड पर बनेगा। तो कैथोड पर यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल किसके केस में देखने पड़ेगा आपको? तो यहाँ पर Na और वाटर वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के आपको रेफरेंस में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीड कौन कर जाएगा? वहाँ पर आपका वाटर वाला हाइड्रोजन लीड कर जाएगा। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी क्या बनेगा? कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। इसमें आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको ध्यान रखना रहता है, ठीक है ना, वो पूछा जाता है। एनसीईआरटी में पूरा का पूरा पेज है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन? देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर कैसे फ्लो होता है या कंडक्ट होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ABCD मेटल। ए का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सी का और डी का गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट रिडक्शन पावर? क्या पूछ रहा है? रिडक्शन पावर पूछ रहा है। तो रिड्यूस करने की किसमें सबसे ज्यादा पावर है? तो देखिए, रिडक्शन पावर पूछ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये दूसरे को क्या करना है? रिडक्शन करवा देगा दूसरे का। तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऑक्सीडाइज वो हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? बहुत ही क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जिसकी वजह से 3.05 वोल्ट की रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आया आपको बात? और ये सबको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, जो भी इनसे कम होंगे, जैसे कि इसको इसको इसको, यानी सबको ये क्या कर देगा?
बी सी डी को सबको रिड्यूस कर देगा। तो कौन रिड्यूस कर रहा है? तो ए के पास सबसे ज़्यादा पावर है क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अब बात करते हैं फोर्थ वन की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं किसकी? फिफ्थ वन की। देखिए फिफ्थ वन क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल रिएक्शन आर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जरा यहां से, तो देखिए जो यहाँ रिएक्शन गिवन है ना, वो ऐसे आपने देखा नहीं होगा, बस यही आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा कैसे आपकी बुक में गिवन रहता है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिवन इनटू Zn, ऐसे गिवन होता है। और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा? माइनस का 0.6 वोल्ट, क्योंकि ये रिवर्स है ना, उल्टा है, इसलिए ये पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, अब पूछ कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन। तो ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आपको पता ही होगा ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड से। ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब ये देखिए, ये क्या है? आपका रिएक्शन गिवन है, इससे आप पता कर सकते हैं कौन रिड्यूस कर रहा है और कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गिव करेगा, है ना। तो Zn से Zn+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। तो Zn का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए कितना है, ये रिवर्स करके देखना ना, तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 0.6 वोल्ट। और वही कैथोड का देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 0.41 माइनस का, क्योंकि ये भी क्या होगा? रिवर्स में आपको देखना है ना। तो इसको बस सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, और जब ये आंसर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.35 वोल्ट पॉजिटिव। तो बी इज द करेक्ट वन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ वन इज द इंपॉर्टेंट वन। और बाकी तो जो पिछले साल ही आ चुके हैं, तो ये भी देख के ही जाइए। सारे क्वेश्चन पहले 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं सिक्स्थ वन की। फॉर अ गिवन सेल, एक सेल है जिसका सेल नोटेशन गिवन है आपका। क्या है सेल नोटेशन? Mg से Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है आपका। ठीक है, ये डंडा है। ठीक है, तो कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो Mg से Mg+2, कॉपर+2 से कॉपर में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, तो ये ऐसे करके लिखना रहता है आपको। अब आपको पता है सेल नोटेशन में हमेशा ध्यान रखना है एक छोटी सी बात, कि जो लेफ्ट वाला साइड रहता है वो एनोडिक पार्ट रहता है, और जो राइट वाला साइड रहता है वो कैथोडिक पार्ट रहता है। ठीक है, सेल नोटेशन का ही है। और ये बीच में जो डंडा है ना, ये डबल डंडे, ये है आपके सॉल्ट ब्रिज। तो कॉपर इज कैथोड ऑफ कोर्स, लेफ्ट पार्ट में, सॉरी राइट पार्ट में क्या लिखा है? कॉपर है, तो वो कैथोड ही है। R4 राइट, R4 रिडक्शन। द सेल रिएक्शन इज दिस, ऑफ कोर्स Mg से Mg+2 में जा रहा है, Mg से Mg+2 में जा रहा है, कॉपर+2 से कॉपर में जा रहा है, ये भी सही है। मैग्नीशियम इज एनोड, ऑफ कोर्स मैग्नीशियम एनोड पर है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सेवेंथ वन की। सेवेंथ वन क्या बोल रहा है कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ई नॉट दिस। ये नस्ट इक्वेशन है आपका, सिंपल सा है। नस्ट इक्वेशन वापस से लिख देता हूँ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF ln K। ये क्या आपका नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेवेंथ वन। एट्थ की। तो एट्थ वन में क्या बोल रहा है आपका
कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी आर 0.68 वोल्ट, माइनस का 2.50 वोल्ट एंड 0.50 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर इज. देखिए जरा ध्यान से देखिए इस बात को, देखिए जरा ध्यान से. वही क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है, ठीक है ना, यही निकालना है, बस यही निकाल लेंगे पता चल जाएगा. तो मैंने आपको क्या बताया था, रिड्यूसिंग पावर जो दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए. जो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट होगी. तो इनमें से लोवेस्ट कौन सा है, तो माइनस का 2.50 वोल्ट. तो बी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा बी के पास. तो चेक करते हैं, ए है, सी है, ये रहा बी. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बी के बाद कौन सा होगा कम वाला, दैट इज सी. सी के बाद कौन सा होगा, तो ए. ठीक है, बी के बाद सी और सी के बाद ए. अब बात करते हैं नाइन्थ वन की. देखिए नाइन्थ वन क्या बोल रहा है. नाइन्थ वन बोल रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन. देखिए ये आपके क्या है, हाफ रिएक्शन है और उसके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. और आपसे क्या पूछ रहा है, अगेन ईएमएफ पूछ रहा है. अगेन वही सवाल है, ई सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यूज निकालनी है, कौन कैथोड कौन एनोड. तो देखिए लेफ्ट साइड में कौन है, एस एन है, तो यानी ये क्या है आपका एनोड है. और राइट साइड में कौन है, सिल्वर है, तो ये कौन सा है आपका कैथोड है. तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.80. और माइनस कर दीजिए आप एनोडिक पार्ट. ऑफ वो ऑब्वियस ही बात है, कौन बचा, दैट इज एस एन. तो ये हो जाएगा आपका 0.94 वोल्ट. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन. अब हम लोग बात करते हैं टेंथ की. कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन. देखिए कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दिस. देखिए ये सब पे ही डिपेंड कर रहेगा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोले तो कैसा नेचर है उसका, ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है ना, स्ट्रांग है, वीक है. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, कम है, डिग्री ऑफ फॉर्मेशन फास्ट वीक है कि स्ट्रांग है ना. तो उस पर डिपेंड करता है क्या, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का. ठीक है, कंडक्टिविटी. अब बात करते हैं 11th की. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक के. तो ए और सी दोनों करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अब बात करते हैं 12th वन. 12th वन भी देखिए बहुत ही सवाल है, सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल. देखिए सेल कांस्टेंट क्या है, नाम से ही सेल कांस्टेंट है, यानी सब कुछ क्या होगा कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सेल. जी स्टार से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी स्टार से आपका सेल नोटेशन होता है. ठीक है, अब बात करते हैं 13th वन की, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. देखिए आपको रेजिस्टिविटी का पता होना चाहिए यूनिट. तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम सेंटीमीटर. रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम. तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ आप कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टिविटी। तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज बी। बी पार्ट क्या है, करेक्ट वन है, ठीक है। और जैसे कि कंडक्टिविटी आपका वीटीवीटी आ रहा है लास्ट में, रेजिस्टेंस के कंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर यूनिट पूछ ले तो वो क्या होगा, ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर कंडक्टेंस पूछ ले तो उसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। तो ये देखिए यूनिट आप पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14th वन की। 14th देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्शन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये तीन आपको क्या है, आपको गिवन है। देखिए लिथियम क्लोराइड हो गया, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, और आपका क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। और आपसे क्या पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना। देखिए सबसे कॉमन चीज़ है कि सबसे पहले कॉमन वाले को आप क्या करिए, अपने फिल्म से बाहर कर दीजिए, क्योंकि सब में क्या है, सीएल कॉमन है। अब बात आती है केटायंस की। तो केटायंस के साइज पे डिपेंड करता है उनका हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है। और उसी के रिस्पेक्ट में आपका कौन डिपेंड करेगा, कंडक्टेंस। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा आपका के, एन ए एंड एल आई, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इस पार्ट को कि साइज पे डिपेंड करता है। तो 14th का बी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं 15th वन की। Which of the following solution of KCl will have the highest value of specific conductance? देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन चार में से किसका ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर चार में क्या है, कंसेंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसका है, दैट इज डी पार्ट का, ठीक है। तो 15th का डी इज द करेक्ट आंसर। जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा ऑफकोर्स उसका आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा ही होगा। Pure water does not conduct electricity because it is almost non-ionizable। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता वाटर, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं प्योर वाटर में, है ना, दैट्स वाई, ठीक है। अब बात करते हैं 17th वन की। देखिए 17th वन में क्या बोल रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू। देखिए NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको कुलास लो आपको याद ही होगा कि केटायन एनायन के सम्स के बराबर का होता है। अगर आपको केटायन पता चल जाए, एनायन पता चल जाए, तो आप कंपाउंड का पता कर सकते हो। या फिर अलग अलग कंपाउंड भी हो तो उनको माइनस प्लस जोड़ घटाव करके, है ना, आप पता कर सकते हो, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप डाल लेते हैं NH4OH। मैं डायरेक्टली जो आंसर है उसी को सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, ये वाला बी पार्ट का। NH4Cl है, एक मिनट रुक चाहिए। NH4Cl प्लस NaOH, सॉरी माइनस का NaCl दे रखा है ना, माइनस का दे रखा है, ठीक है। तो देखिए माइनस का प्लस से कैंसिल आउट हो गया आपका, और माइनस का Cl प्लस का Cl से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, NH4OH। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। 18th की बात करते हैं। 1 फ्राइडे इज इक्वल टू, 1 फ्राइडे क्या होता है, 16500 कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 96500 कूलम के बराबर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं 19th की। देखिए 19th क्या बोल रहा है, देखिए हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al+3 टू एल्यूमिनियम। देखिए ये रहा आपका Al+3, अब ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज की रिक्वायरमेंट है ना। अब वो पूछ रहा है कि भाई 1 मोल, यहां पर क्या बोल रहा है, Al+3 नहीं, 1 मोल ऑफ Al+3, तो ये हो जाएगा आपका 3 फैराडे।
तो बस इसी को सॉल्व करिए और आंसर निकाल लीजिए आप। ठीक है, कूलम में चार्ज गिवन है। ठीक है, तो 3 × 96500 कूलम मल्टीप्लाई करिए, ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, और कुछ ठीक है, तो आराम से ये भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग 20th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 18 19 अभी जस्ट सॉल्व किया है ना, तो अब 20th करते हैं। फ्राडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, तो ये है रिलेटेड टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सेकेंड लॉ में आपको पता ही है कि भाई सेम करंट पास आउट करते हैं अलग अलग बीकर में, है ना। ये डायग्राम आपको पता ही होगा, सेम करंट पास आउट करते हैं अलग अलग बीकर, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं पर सेम करंट पास आउट करते हैं। तो उनके जो इक्वेशन आता है वो कैसे आता है, देयर इक्विवेलेंट वेट के रिस्पेक्ट में। तो बी का क्या आंसर हो जाएगा, सी। फिर 21 की बात करते हैं। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, तो अभी जो ऊपर पढ़ा वही लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और अपन ने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि जो मास डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है जितना चार्ज सप्लाई करता है। तो फ्राडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम लोग सवाल। ठीक है, फिर अगले क्लास में अगले 70-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा।